सो गाइस, रक्त प्यासा एक्स सीरीज ये कॉमिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज से आधुनिक युग से हजारों साल पहले नौगढ़ राज्य पर गंटीरा नामक क्रूर, अन्यायी और शैतान राजा राज करता था, जो स्वयं को सदा युवा और शैतानी शक्तियों को स्वामी बनाने के लिए प्रतिदिन मनुष्य का रक्तपान और उससे स्नान व शैतानी शक्तियों का आह्वान करके अपना दास बनाने के सैकड़ों उपाय करता था। गंटीरा 21 चमगादड़ों की बलि देकर मैं काली शक्तियों से युक्त उन शैतानों का स्वामी बन जाऊंगा जो क्षण भर मेरी इच्छा को पूरी कर दिखाएंगे। कंकाल खोपड़ी पर अद्भुत तरीके से रखे गए 5 नींबू एक ही झटके में कटते चले गए, खचाक। और तभी अचानक साए कच कच खचाक, वह अनोखी किरण लटके हुए चमगादड़ों की गर्दनों को उनके धड़ से जुदा करती चली गई। इसी के साथ बलि संपूर्ण हो गई। मैं काली शक्तियों युक्त शैतानों को स्वामी बन गया। हा 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 हा। हम आपके दास हैं स्वामी, हमें आदेश दीजिए। आओ दास शैतानों आओ, जाओ दास शैतानों जाओ, और विश्व के प्रत्येक राज्य पर अपना अधिकार जमा लो और वहाँ से खजाना लूटकर हमारे राजकोष में और सुंदर एवं युवा सुंदरियों को हमारी रंगशाला में पहुँचा दो। गंटीरा की रंगशाला, जहाँ मौजूद थी रूप लावण्य के धन से मालामाल वे सैकड़ों रूपसियाँ, जिसके साथ गंटीरा हर समय राग रंग में व्यस्त रहता था, जबकि उसके दास शैतान सैनिकों के शरीर में प्रवेश करके व्यस्त रहते विश्व भर के राजाओं महाराजाओं पर अधिकार जमाने में। वहाँ तब गंटीरा नामक पापी और उसके पाप को समाप्त करने पहुँचे वे महात्मा। इसी तरह गंटीरा खत्म हुआ, लेकिन ख़त्म ना हुई उसकी शैतानी शक्तियाँ, उसकी आत्मा, जो हजारों साल बाद हुए एक हादसे में आज़ाद हो गई। और हजारों साल बाद शैतान गंटीरा ने जन्म लिया, मासूम सन्नी के रूप में। और उसने अपनी शैतानी लीला शुरू कर दी, लेकिन उसकी शैतानी लीलाएं कोई रंग ला पाती उससे पहले ही सीना तान कर उसके सामने आ खड़ा हुआ नरेश मेहता नामक वह जाबाज। अब तू नहीं बचेगा शैतान, जिसने शैतान को उसकी शैतानियत के साथ ही ख़त्म करने की ठान ली थी। लेकिन वह मासूम शैतान भी कम ना था। अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर वह हर बार मौत के मुंह से बच निकला और कर दिया खुद को मौत देने वाले को मौत का इंतजाम। लेकिन नरेश मेहता भी पूरा जाबाज निकला। हर मुश्किल को उसने जाबाजी से सामना करते हुए उसने ढूंढ ही लिया उस मासूम शैतान को ख़त्म करने का उपाय। वे तीनों अभिमंत्रित खंजर ही आज हजारों साल पहले की तरह आज भी उस शैतान का अंत कर सकते हैं, इसलिए मुझे उन खंजरों को ढूंढना होगा। इस तरह अपनी बुद्धि और साहस के बल पर नरेश मेहता ने ढूंढ निकाले वे तीनों अभिमंत्रित खंजर। और अब तेरी मौत पक्की है शैतान, अब तू नहीं बचेगा। अभिमंत्रित चाकुओं को थामे वार करने के लिए हाथ उठा नीचे आया। खच्च की आवाज़ हुई, खून का फवारा छूटा, फच्चाक। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स डर भूत बच्चा व मासूम शैतान में। अब आगे पढ़ें। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ था उससे, तो वह तो पहले की भांति ही मुस्कुरा रहा था। उसके पूरे बदन पर हल्की खरोच भी नहीं आई थी, और खरोची आती भी तो कैसे। तीनों खंजरों के वारों को अपने हाथों पर जो झेल लिया था उस शख्स ने। रमेश, तो तू यहाँ कैसे? तुझे तो मैं बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में छोड़कर आया था। हाँ, मैं बेहोश था, लेकिन शायद ऊपर वाला ने मेरी किस्मत में इस मासूम का रहनुमा बनना लिखा था, तभी तो मुझे जल्दी होश आ गया।
और मैं तेरी खोज में चल पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बहुत रोका, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं तुझे यह घिनौना काम करने से रोकूं, इसलिए मैं यहाँ आ पहुँचा। लेकिन काश मैं यहाँ न आया होता, तो कम से कम मुझे यह मंजर देखने को न मिलता कि मेरा अपना दोस्त वह दरिंदा बन गया है, जो अपने किसी छोटे से मतलब के लिए बेदर्दी से एक मासूम के सीने में खंजर घोंपने जैसा दरिंदगी भरा काम कर रहा है। नरेश मेहता तड़प ही तो उठा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं, ऐसी तोहमत ना लगा मुझ पर। मैं इसे अपने लिए नहीं, दुनिया के मतलब के लिए मार रहा हूँ, क्योंकि इसका इस धरती से उठ जाना ही मानवता और मानवता के लिए हितकर होगा। पूछ सकता हूँ क्यों? फ़िलहाल मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक बार मुझे इस मासूम के सीने में ये खंजर उतार लेने दे, फिर मैं बड़े इत्मीनान से तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। दहाड़ पड़ा रमेश। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, मगर एक मासूम जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता। इसलिए पीछे हट नरेश, इस बच्चे से पीछे हट। तड़ाक। उफ, ये तो आक्रामक हो गया, इसे समझाना पड़ेगा। लेकिन रमेश तो जैसे कुछ समझने के मूड में ही नहीं था। इस समय मुझे कुछ नहीं सुनना नरेश, बल्कि यह सोचना है कि एक मासूम को तेरे हाथों मरने से कैसे बचाया जाए। धाड़। उफ, अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। रमेश को सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहता कि कहीं उसकी जान पर भी कोई संकट ना आ जाए। और रमेश मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन अपने दोस्त की खातिर मैं अपनी ज़ुबान अब भी नहीं खोलूँगा, बल्कि उसका मुकाबला करूँगा, क्योंकि उस शैतान को ख़त्म करने का जो मौका आज मिला है, धम, वह फिर कभी नहीं मिलने वाला। नरेश मेहता किवाड़ से उछलकर दूर जा गिरा। रमेश। धड़ाक। फिर यूँ वापस लौटा। मुझ पर वार करके तूने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। धाड़। नरेश मेहता ठीक उस मूर्ति के नीचे जा गिरा। इसी के साथ उस मासूम के अधरों पर वह मुस्कान थिरक उठी, और अगले ही पल जो घटना घटी उसे कोई देख नहीं पाया। उस शैतानाकृति के धक्के से मूर्ति के हाथों से छूट पड़ी तलवार। कड़ाक। उस नरेश मेहता की मौत का पैगाम लेकर चल पड़ी, जिसे अपनी तरफ बढ़ती मौत का गुमान तक नहीं था। लेकिन शायद उसके भाग्य में अभी मौत का मुंह देखना नहीं लिखा था। तभी तो ये पत्थर तुझे बेहोशी की दुनिया में पहुंचा देगा नरेश। रमेश द्वारा फेंका गया वह मोटा पत्थर नरेश मेहता की निश्चित मौत से टकरा गया। टन्नाक। घप। अब जो मौत नरेश पर गिरनी थी वह नरेश के पास आ गिरी। ओह नो। घप। तलवार अपना काम नहीं कर पाई थी, लेकिन पत्थर ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया था। मूर्ति से टकराकर सिर ठीक नरेश मेहता के सिर पर आ गिरी, और धाड़। उसने नरेश मेहता के होश छीन लिए थे। तलवार अपना काम नहीं कर पाई थी। इधर रमेश सन्नी को अपनी गोद में उठा चुका था। इधर रमेश सन्नी को अपनी गोद में उठा चुका था। आखिर मैंने इसे बचा ही लिया, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब इसे वापस इसके घर पहुंचाना होगा। रमेश के चेहरे पर विजेता के भाव थे, लेकिन असल में विजेता कौन था इसका अंदाज़ा सन्नी के दमकते चेहरे को देखकर सहज ही लगाया जा सकता था। कई घंटों बाद जब नरेश मेहता को होश आया, तब आखिर मुझे बेहोश करके रमेश उस शैतान को बचा लेने में सफल हो ही गया। लेकिन वही क्या, उस स्थिति में कोई भी होता तो वो वही करता जो रमेश ने किया, क्योंकि कोई भी किसी मासूम की इस तरह हत्या होते नहीं देख सकता। लेकिन रमेश ने उस शैतान को मुझसे बचाकर बहुत गलत किया है। यह उससे बताना होगा उसे,
बताने के लिए उसे बतानी होगी उसकी सारी कहानी। और अब तो चाहे अंजाम जो भी हो, रमेश को यह कहानी बताना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि सब कुछ बताकर ही मैं स्वयं को अपने दोस्त की निगाहों में मैं बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। फ़िलहाल म्यूजियम चलता हूँ, वहीं रमेश को बुलाकर हर सबूत के साथ उसे मासूम शैतान की कहानी सुनाऊंगा। म्यूजियम पहुंचकर नरेश मेहता ऐसे उछला मानो उसे 2500 वोल्ट का करंट लगा हो। ओह नो, गंटीरा से संबंधित सारा सामान और सभी दस्तावेज गायब हैं। कहाँ गायब हो गए वे? कहीं किसी ने उन्हें दूसरी जगह तो नहीं रख दिए? म्यूजियम के चप्पे चप्पे को छान लेने और वहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति से पता करने के बाद नरेश मेहता ने एक ही हल निकाला, और वह था चोरी। गंटीरा से संबंधित सभी सामान चोरी चला गया, लेकिन किसने चुराया वह सामान? वैसे एक बात पक्की है कि चोर जो भी कर रहा है वह उस सामान के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन इस चोरी के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा? अरे, और उसे चौंकाया था उसे वो जो था सिगार का टुकड़ा। ये तो विदेशी सिगार का टुकड़ा है, ये यहाँ कहाँ से आया? सोचते सोचते नरेश मेहता चौंक पड़ा। नरेश मेहता का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस सिगार के टुकड़े का यहाँ होने का एक ही मतलब है, और वह मतलब यह है कि जिस किसी ने भी उस सामान की चोरी की है वह इस ब्रांड का सिगार पीता है। लेकिन वह है कौन और कहाँ लेकर गया है वह गंटीरा से संबंधित सामान को? नरेश मेहता के दिमाग में उस समुद्र में उथल पुथल मचाते प्रत्येक सवालों का जवाब मौजूद है। जाने कहाँ स्थित इस स्थान पर जो भूत महल के नाम से पुकारा जाता था, जिसका भयावह वातावरण किसी के भी रोंगटों को कत्थक नचा देने के लिए काफ़ी था, और उस वातावरण को और भयानक बना रहे थे उस शख्स के हलक से निकलने वाले ठहाके। हा 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 हा। इस सारे सामान को प्राप्त करके मैंने प्राप्त कर लिया है हजारों साल पहले की एक आत्मा को अपने कब्जे में करने का साधन। अब एक मासूम के शरीर पर कब्जा जमाए गंटीरा की आत्मा कुछ पलों बाद मेरे शरीर में कैद होगी। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के हर ऐशोआराम मेरे कदम चूमता हुआ नजर आएगा। हा 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 हा। अगले ही पल खंजर से चीर डाला उसने अपना हाथ। मेरा यह रक्त काम आएगा हवन कुंड में रक्ताहुति देने के लिए। हिस इस उसने रक्ताहुति दे दी, और फिर एक झटके में ही काट डले कंकाल खोपड़ी पर रखे नींबू। खच। हा 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 हा। अब आना होगा उसे मेरे शरीर में वास करने के लिए। हा 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 हा। इसी के साथ धीरज गुप्ता के बंगले में जैसे तूफान मच गया। भाई, क्या हुआ अपने सन्नी को? इस तरह क्यों चीख रहा है ये? पता नहीं, एकाएक न जाने क्या हो गया इसे। ई पता नहीं एकाएक न जाने क्या हो गया इसे। ई सन्नी का लगातार चीखता बढ़ता ही जा रहा था। हे भगवान, क्या हुआ मेरे सन्नी को? डॉक्टर को फ़ोन करो धीरज, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। आओ ये। प्रोफेसर गुप्ता फ़ोन की तरफ भागे, और इधर जनबिल मछली की भांति तड़प उठा सन्नी। सन्नी अक उफ, सन्नी का तड़पना तो बढ़ता ही जा रहा है। और सिर्फ कुछ ही पलों तक वह चला वह सिलसिला, और फिर सब कुछ शांत हो गया। अरे, सन्नी जैसे एकाएक चीखने चिल्लाने लगा था वैसे शांत भी हो गया। कमाल है, अब तो सन्नी ऐसे लग रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ही न हुआ हो।
काश हैरान और परेशान गुप्ता परिवार जान पाता कि कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था। सन्नी के साथ एक तूफान से होकर गुजरा था उसका शरीर, क्योंकि उसका शरीर से गंटीरा की आत्मा निकलकर इस शख्स के शरीर में जा समाई थी। छोड़ दे मुझे, मैं तेरे शरीर में नहीं रह सकता, मुझे वही मासूम शरीर पसंद है, जाने दे मुझे। हाँ हाँ हाँ, अब तू कहीं नहीं जा सकता गंटीरा। अब तुझे अपनी शक्तियों के साथ मेरे शरीर में ही रहना होगा और मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। हा 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 हा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। बहुत दिनों तक तू मुझे अपने शरीर में कैद नहीं रख सकता। मैं जल्दी ही तेरे शरीर की कैद से निकलकर फिर उस मासूम के शरीर में पहुंच जाऊंगा। अब यह सपना देखना छोड़ दे गंटीरा, क्योंकि मैं तुझे अपने शरीर से नहीं निकलने दूंगा। रक्त पिला पिला कर मैं तुझे अपने शरीर की कैद में रखूँगा। इसलिए सिर्फ तुझे अपने शरीर में कैद रखने के लिए मैं साधारण इंसान से बन जाऊँगा। नहीं, रक्त प्यासा। हा 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 हा। राजनगर स्थित बुद्ध जयंती उपवन। टिकी ने मुझे यहाँ 10 बजे पहुँचने के लिए बोला था और अब 10:30 बज रहा है। मैं तो उसकी लेट लतीफ़ी से तंग आ गई हूँ। ठीक तभी मानो भूत की तरह उस युवती के सामने प्रकट हुआ वह। आपका फ्रेंड नहीं है, क्या मुझसे काम चल सकता है? कौन हो तुम? रक्त प्यासा। सिर्फ एक ही बार चीख पाई उस युवती के हलक से, फिर कोई आवाज़ नहीं उबल पाई। और आवाज़ उबल पाती भी तो कैसे? रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे ने बुरी तरह से दबोच लिया था उसे। चुस 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 चस चस। और उसके टेटुए पर अपने दांत गड़ाकर वो उसका खून जो पीने लगा था वह। रक्त प्यासा उस युवती के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद को चूस करके ही हटा। आहा, खून। ऐसे ही नर्म नर्म मांस में बहता गरम गरम खून ही मुझे चाहिए, ताकि गंटीरा की आत्मा इस खून की दीवानी होकर मेरे ही शरीर में कैद होकर रह जाए। और फिर तो कई युवतियां बनी रक्त प्यासा नामक उस दरिंदे की हवस का शिकार। हंगामा तो मचना ही था। एक ही दिन में 10 युवतियों की एक ही तरह निचड़ी हुई लाशें मिली है और जांच के बाद पाया गया है कि किसी ने उनका खून चूस लिया है। और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि शहर में कोई ड्रैकुला घूम रहा है जो सिर्फ सुंदर और युवा युवतियों के खून पीने में दिलचस्पी रखता है। अब अगर उस खून के प्यासे ड्रैकुला को जल्द से जल्द ना पकड़ा गया तो हम सबकी वर्दियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। अंडरस्टैंड? यस सर। एक आम आदमी को भी परेशान कर रखा था और वह आम आदमी था नरेश मेहता। जाने मेरा दिल बार बार ये क्यों कहता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं ज़रूर उस मासूम शैतान का हाथ है। उसी की वजह से खेली जा रही है खून पीने वाली यह शैतान लीला। इस घटना ने सिर्फ कानून के रखवालों को ही नहीं, लेकिन मैं उस शैतान को ख़त्म करके इस लीला का खात्मा कर सकता हूँ। इस ख्याल के साथ साथ जाने मेरा दिल बार बार किए क्यों कहता है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं उस मासूम शैतान का हाथ है। उसी की वजह से खेली जा रही है खून पीने वाली यह शैतान लीला। लेकिन मैं उस शैतान को ख़त्म करके इस लीला को खात्मा कर सकता हूँ। इस ख्याल के साथ साथ यह ख्याल भी नरेश मेहता के दिमाग में आया था, लेकिन ऐसा करके मैं रमेश को क्या जवाब दूंगा? सन्नी की हत्या की खबर सुनते ही वह एकदम समझ जाएगा कि यह काम मैंने किया है, इसलिए पहले उसको समझाना ज़रूरी है। नहीं, सबूतों के बिना वह मेरी बात हरगिज़ नहीं मानेगा। इसलिए इस काम को करने से पहले उसे छेड़ने से अच्छा है पहले सन्नी का काम तमाम कर दिया जाए और फिर उसे सारी बात बताई जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा, एकदम यही ठीक रहेगा। नरेश मेहता ने अलमारी से तीनों अभिमंत्रित खंजर निकाले और प्रोफेसर गुप्ता के घर की तरफ चल पड़ा। सन्नी की हत्या करने के लिए उसे किसी तरह प्रोफेसर गुप्ता के घर से गायब करना होगा, और ऐसा मैं कैसे करूँगा?
कि ये प्रोफेसर के घर पहुंचकर और सिचुएशन देखकर ही तय किया जा सकता है। नरेश मेहता के सारे अरमान प्रोफेसर गुप्ता के धरे के धरे रह गए। ओह नो, कैसे हो गया प्रोफेसर साहब? हाय मेरा सन्नी। आजकल सन्नी अपने पैरों पर चलने लगा, इसलिए कुछ पलों के लिए हमारा ध्यान उससे हटा और वह चलकर बाहर चला गया। शायद किडनैपर इसी का इंतजार में बैठे थे। पलक झपकते ही वे सन्नी को ले उड़े। ओह, सही वक्त पर कमबख्त का अपहरण हो गया, लेकिन उसे अपहरण करने वाले नहीं जानते कि वे सन्नी को नहीं, अपनी मौत का अपहरण करके लेके गया है। जल्दी ही उन्हें मौत देकर सन्नी सही सलामत यहाँ वापस लौटेगा। अपने मस्तिष्क मुष्टि सोचों को झटक कर नरेश मेहता प्रत्यक्ष में बोला, अपहरणकर्ताओं की तरफ से कोई मांग की गई है? अभी नहीं, उन्होंने सिर्फ यह लेटर दिया है जिस पर लिखा है कि फिरौती के लिए कल सुबह टेलीफोन करेंगे और हम उस टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब। फ़ोन के समय कल सुबह मुझे भी यहाँ रहना होगा ताकि अपहरणकर्ताओं के ठिकाने का पता लगा सकूँ और इससे पहले वहाँ पहुँचकर अपहरणकर्ताओं से उस शैतान को हासिल करके उस शैतान का खात्मा कर सकूँ। गुप्ता फैमिली को दिलासा देकर नरेश गुप्ता बाहर निकला। कल सुबह मैं यहाँ वापस लौटूंगा, तब तक के लिए मेरे पास काफ़ी समय जिसका सदुपयोग मैं रमेश को अपनी बात समझाने के लिए कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर नरेश मेहता अपने मित्र रमेश के पास पहुँचा। घर तो खुला हुआ है, जाने रमेश कहाँ चला गया। शायद टॉयलेट या बाथरूम में चला गया होगा, इसलिए यही बैठकर उसका इंतज़ार। ओह, मेरी चाबी। घूमता चाबी का छल्ला उसकी अंगुली से निकलकर सोफे के नीचे जा गिरा था। चाबी के छल्ले को घुमाने की मेरी इस आदत ने मुझे कई बार सोफे या मेज़ के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दिया है। कहा गया, चाबी के छल्ले से पहले नरेश मेहता को जो नज़र आया उसने उसके मस्तिष्क को सैकड़ों बम से फोड़ डाले। उफ, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो वहाँ क्या देख रहे हो नरेश? रमेश? कुछ नहीं यार, बस ज़रा चाबी का छल्ला गिर गया था, उसे उठा रहा था। बुरी तरह रमेश के अचानक आगमन से बुरी तरह चीहू फूटा नरेश मेहता। तुरंत ही संभल कर बोला, अच्छा रमेश, मैं चलता हूँ। जा रहे हो? आए किस लिए थे? बस यूँ ही, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन वह बात क्या थी भूल गया। याद आ जाएगी तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। रमेश को हतप्रभ खड़ा छोड़कर नरेश मेहता गोली की मानिंद कमरे से बाहर निकल गया। काली स्याह रात जिसमें चहु और छाए सन्नाटे के साम्राज्य को तोड़ रही थी, उसके उन कदमों की आहट, ठक 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 ठक, जिनका स्वामी था रक्त प्यासा। नरम नरम नसों में बहता आज बहुत सा खून पीना है मुझे, इसलिए आज मैंने अपना निशाना बनाया है शहर से बाहर स्थित वर्किंग वुमेन हॉस्टल को। उसे उस साये का आभास जरूर हो जाना था जो बहुत देर से दबे पांव उसके पीछे चल रहा था। सिर्फ खून और अपनी ही प्यास के बारे में ना सोच रहा होता रक्त प्यासा, तो उसे उस साये का आभास जरूर हो जाना था जो बहुत देर से दबे पांव उसके पीछे चल रहा था। अपने ही ख्याल में डूबा रक्त प्यासा जल्द ही मंजिल पर जा पहुंचा। वर्किंग वुमन हॉस्टल, यहाँ मैं जी भर कर अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। यहाँ क्या करने आया है ये? और फिर कुछ ही मिनटों बाद शुरुआत इनसे होगी। रक्त प्यासा ने झपट कर दबोच ली एक युवती की गर्दन और बढ़ा दिए अपने दांत उसकी गर्दन तक। खून, मुझे चाहिए गरम गरम खून। लेकिन आज उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी क्योंकि उसे खून नहीं, एक ज़बरदस्त लात मिली, धड़ाक, जिसने उसे कई फुट दूर ले जाकर के फेंका।
फुर्ती से संभला, वह तो ऐसे फैल गई उसकी आंखें जैसे ताजमहल को किसी बच्चे की हथेली पर कत्थक नाचते देख लिया हो। तो तुम? हाँ मैं। अब जब मैंने अपनी असलियत तुम्हारे सामने खोल दी है तो अब तुम्हें भी अपनी असलियत नहीं छिपाना चाहिए। रक्त प्यासा उर्फ मिस्टर रमेश। रमेश? हाँ रमेश ही तो था वह। तो तुम्हें मेरी असलियत कैसे पता चली? इन सिगारों के टुकड़ों की वजह से, जो एक मुझे म्यूजियम और एक तुम्हारे घर से मिला था। आज सुबह मैं तुमसे अपने व्यवहार की माफ़ी मांगने आया था, लेकिन संयोग से जब मुझे तुम्हारे सोफ़े के नीचे सिगार का यह टुकड़ा मिला तो मेरे मस्तिष्क में भयंकर उथल पुथल मच गई। मैं तुरंत ही तुम्हारे घर से इसलिए रवाना हो गया ताकि तुम मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर मेरे मन की बात ना जान जाओ। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं गहरे सोच विचार में डूबा रहा। सिगार के जिस ब्रांड का टुकड़ा मुझे म्यूजियम में मिला उसी का रमेश के घर में मिलना संयोग नहीं हो सकता। म्यूजियम से चोरी गए सामान का संबंध उससे ज़रूर है, और वह संबंध कैसा है ये पता करने के लिए मुझे रमेश के पीछे साए की तरह लगना होगा। मैंने वैसा ही किया, और अब चौंका देने वाली नई बात यह सामने आई है कि तुम सिर्फ म्यूजियम के सामान के चोर ही नहीं, युवतियों का खून पीने वाले वैम्पायर रक्त प्यासा भी हो। चीख पड़ा रमेश। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं ही रक्त प्यासा हूँ। मैंने ही म्यूजियम से गंटीरा से संबंधित सामान को चुराया था। लेकिन जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं भी इतिहास की पुस्तकों के बल पर गंटीरा और उसकी शैतानी शक्तियों के बारे में जानता था, और उन्हें सिद्ध करने के लिए तंत्र साधना में लगा हुआ था। उस दिन जब तुम अपना सहयोगी बनकर वर्षों पुराने खंडहर में ले गए थे तो मेरा माथा ठनक उठा। मैं सारी बात जानने को उत्सुक हो उठा, लेकिन न जाने क्यों तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तब मैंने स्वयं ही सब कुछ जानने का मन बनाया और सब कुछ जानने की योजना बनाने में लग गया। तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया और मुझे सब कुछ जानने का मौका मिल गया। मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करके पड़ गया, और जब मैंने देखा वह हैरत अंगेज दृश्य, ओह! तो नरेश के ये तीनों अभिमंत्रित खंजर लेने आया था, मगर वह इन खंजरों को क्यों चाहता है? बहुत सोचने के बाद भी जब मेरी समझ में कुछ न आया तो बेहोश रहकर ही मैंने सारा राज जानने का निर्णय कर लिया। और जब मुझे तुम बेहोशी की हालत में नर्सिंग होम में भर्ती करके चले आए तो मैं भी डॉक्टरों को धोखा देकर तुम्हारे पीछे चल पड़ा और जान गया वह रहस्य। अब इस मासूम के साथ साथ इसमें वास करता शैतान भी ख़त्म हो जाएगा। ओह, इसका मतलब इस बच्चे के शरीर में गंटीरा की शैतानी आत्मा का वास है। अगर वह आत्मा मेरे बस में आ जाए तो मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। मैंने बना ली वह योजना जिसके तहत सबसे पहले मैंने बच्चे को तुम्हारे हाथों मरने से बचाया, और फिर म्यूजियम से गंटीरा से संबंधित सभी सामान चुरा कर उसकी आत्मा को बच्चे के शरीर से निकालकर अपने शरीर में प्रवेश करवाई। अब चूंकि गंटीरा की आत्मा को मैंने सदा के लिए अपना गुलाम बनाना है, इसलिए मैं रक्त प्यासा बन बैठा हूँ। बहुत घिनौने और भयंकर इरादे हैं तुम्हारे रमेश, लेकिन मैं तुम्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ ही मैं तुम्हारे शरीर में वास करती गंटीरा की आत्मा को भी समाप्त कर दूंगा, और तुम दोनों की मौत बनेंगे ये चाकू। टन टन, ऐसा नहीं होगा नरेश। ताड़। अभिमंत्रित चाकू नरेश मेहता के हाथ से निकल चुके थे और उसकी गर्दन जकड़ चुकी थी पिशाच सरीखे दिखने वाले रमेश के हाथों में। अख! रोक सकता है तो रोक मुझे अपना खून पीने से। पल प्रतिपल वहशी होते रमेश के दांत नरेश मेहता की गर्दन में गड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और
नरेश मेहता था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें अपनी ओर बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। आर्घ बुरी तरह छटपटाते नरेश मेहता को रमेश ने अलमारी से सटा दिया। धम तेज धक्के से अलमारी का पूरा अस्तित्व हिलकर रह गया और उसी के साथ चमत्कार नहीं महाचमत्कार हो गया। खच 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 अलमारी के हिलने से उसके ऊपर गिरे तीनों अभिमंत्रित खंजर ठीक रमेश के सिर में जा धंसे। अगले ही क्षण पीड़ा से किसी भैंसे की तरह डगार उठा रमेश, किसी शराबी की बत्ती झूम उठा और पल भर में धम रमेश के प्राण पखेरु उड़ गए, जिसका नरेश मेहता को भारी दुख हुआ। उफ, म्यूजियम से चुराया सामान इसने कहाँ रखा है, ये बताए बिना ही मर गया। वैसे अब उस सामान की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। घंटीरा तो रमेश के साथ ही। नरेश की बात पूरी ना हो पाई क्योंकि ठीक तभी उसकी आंखों ने देखा वह हैरत अंगेज दृश्य। हा 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 हा। इसके साथ घंटीरा को मारने का तेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है नरेश। मूर्ख, तू घंटीरा को कभी मार नहीं पाएगा, कभी नहीं मार पाएगा। हा 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 हा। अब चला मैं अपने शरीर में। ठहाका लगाती हुई घंटीरा की आत्मा नरेश मेहता की आंखों से ओझल हो गई। नरेश मेहता स्तब्ध खड़ा देखता रह गया। ओह, मुझे चैलेंज करके घंटीरा की आत्मा वापस अपने शरीर यानी सन्नी में जा पहुंची। अब तो उसे ख़त्म करने के लिए मुझे सन्नी को ही ख़त्म करना होगा, लेकिन सन्नी को इस समय जाने कहाँ होगा। ओह सन्नी। नरेश मेहता बुरी तरह चौंक उठा और उसे चौंकने के कारण थी होने वाली सुबह। सुबह हो रही है और प्रोफेसर गुप्ता ने बताया था कि सन्नी के अपहरणकर्ताओं फिरौती और उसे पहुंचाने वाले स्थान के बारे में बताने के लिए सुबह फ़ोन करेंगे। मुझे तुरंत ही प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचना होगा। तुरंत ही नरेश मेहता ने मृत पड़े रमेश के सिर से अभिमंत्रित खंजर निकालकर अपनी जेब के हवाले किए और अभी तक भयभीत खड़ी युवतियों से बोला, पुलिस को बुलाकर इसकी सारी असलियत बता देना, मैं चलता हूँ। गोले की तरह वहाँ से निकला नरेश मेहता। तोप के गोले की तरफ प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचा। क्या रिपोर्ट है प्रोफेसर साहब? अपहरणकर्ताओं का फ़ोन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। नरेश मेहता के बैठते ही ट्रेन 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 लो आ गया। फ़ोन सचमुच अपहरणकर्ताओं का ही था, जिसे सभी ने स्पीकर फ़ोन पर सुना था। प्रोफेसर गुप्ता, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो आज शाम 2 लाख रुपए लेकर गोल्ड डाक खाने के सामने लगे लेटर बॉक्स के पास पहुंच जाना। और हाँ, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हें बच्चा नहीं उसकी लाश मिलेगी। ओह, अपहरणकर्ता तो सचमुच बहुत होशियार है, लेकिन उसकी आवाज़ के साथ ये मशीनें चलने की आवाज़ कैसी आ रही है? और ये आवाज़ें तो। सारी बात सुनकर प्रोफेसर गुप्ता ने लिया यह निर्णय, हम 2 लाख रुपए के लिए सन्नी की जान जोखिम में नहीं डाल सकते, इसलिए हमें अपहरणकर्ताओं की मांग मान लेनी चाहिए। मैं रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ। अच्छा हुआ प्रोफेसर साहब रुपयों का इंतज़ाम करने चले गए, मैं चलता हूँ उस शैतान का इंतज़ाम करने। इसी के साथ नरेश मेहता उठकर तेज़ी से बाहर की तरफ चल पड़ा, इस बात से बेखबर कि उसकी जेब से क्या गिर चुका है। लेकिन नरेश मेहता की जेब से गिरी चीज़ों को किसी और को खबर हो चुकी थी। ये नरेश भैया की जेब से क्या गिर गया? अंजू ने लपक कर उस चीज़ को उठा लिया। अजीब बनावट की ये खंजर है ये, लेकिन इन्हें नरेश भैया अपनी जेब में रखकर क्यों घूमते रहते हैं? ज़रूर कोई चक्कर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अंजू का मन शंकित हो उठा। उस नरेश मेहता के प्रति जो अपनी कार को बंदूक से छूटी गोली के बनाए शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। मेरी मंजिल है शहर के बाहर स्थित क्रशर मिल, जहां अपहरणकर्ता सन्नी के साथ ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि फ़ोन पर अपहरणकर्ता के अलावा जो मशीनें चलने की आवाज़ आ रही थी वह पत्थर कूटने की मशीनों की आवाज़ थी। इसलिए मैंने यह मंजिल चुनी, क्योंकि इस शहर में सिर्फ एक ही स्टोन मिल है।
नरेश मेहता का अंदाजा एकदम सही था। सचमुच अपहरणकर्ता शहर से बाहर स्थित स्टोन मिल में ही मौजूद थे। तेरा क्या ख्याल है टीकू, वो प्रोफेसर शाम को रोकड़ा लेकर आएगा? उसे आना ही पड़ेगा, वरना अपन उस छोकरे की गर्दन काटकर उसके पास भेज देगा। लो, छोकरे से याद आया, वह छोकरा सारी रात से कमरे में बंद है, उसे कुछ खिला पिला दो, कहीं भूख से मर गया तो हमारे 2 लाख मारे जाएंगे। ठीक है, तू जाकर उसको बाहर लेकर आ। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया बदमाश उस सन्नी को वापस लेकर लौटा। चल, हमारे 2 लाख के चेक, तेरे को भोजन पानी करा दें। क्योंकि उसके शरीर में वापस समा चुकी थी गंटीरा की आत्मा, जिसकी आंखें सुर्ख और सुर्ख होती जा रही थी। अचानक खुशी से नाश्ता बदमाश लड़खड़ाया, ठक, और लीवर बॉक्स पर जा गिरा। लीवर एक झटके से ऑन हुआ और टीकू की चीख गूंजी सी, अरे अरे, ये क्या कर दिया बेवकूफ़, रोक इसे, रोक। स्तब्ध खड़ा बदमाश रोलर के लीवर को ऑफ कर पाता उससे पहले ही टीकू मशीन में समा चुका था। कड़ंच, और तब टीकू का शरीर मशीन से बाहर निकला तो उसका पूरा मलीदा बन चुका था। उस हौलनाक दृश्य को देखकर दूसरे की हवा खराब हो गई। अपना जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ वह, लेकिन वह मौत से बचकर भाग जाता। उसकी किस्मत ऐसी कहाँ थी? उस भारी चट्टान ने उसके शरीर को पीस कर रख दिया था। दोनों अपहरणकर्ता भयानक मौत मारे जा चुके थे। जिंदा बचा था तो सिर्फ वो जिसका अपहरण किया गया था। अचानक संतोष की जगह परेशानी ने मासूम के चेहरे पर डेरा आ जमाया। कारण थे वे 2 हाथ जिन्होंने उसे दबोच लिया था, और उन 2 हाथों को स्वामी था नरेश मेहता। मैं जानता था कि अपनी शैतान लीला के बल पर तू अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं बचेगा तू। मैं अभिमंत्रित चाकू से तेरा काम तमाम। अरे, मेरी जेब में रखे अभिमंत्रित चाकू कहाँ गए? नरेश ने तेज़ी से अपने शरीर को हर कोने में चाकू खोज डाले, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी जेब से अभिमंत्रित चाकू को एकाएक गायब होने में भी तेरा ही हाथ है। लेकिन आज फिर भी तू अपनी मौत से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैंने एक शानदार उपाय सोच लिया है। ये था उस नरेश मेहता को उस मासूम शैतान को मौत देने का शानदार उपाय। पल भर बाद ही तेरा शरीर मशीन में पहुंच जाएगा शैतान, अब तेरी मौत निश्चित है। घर सचमुच निश्चित थी अब उस शैतान की मौत, क्योंकि अब उसके और उसके मौत के बीच का फासला ही कितना रह गया था। घर समाप्त। सो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? और ये मासूम शैतान जो दिख रहा है वो जा रहा है इस क्रशर के अंदर। आप पढ़ते हैं आगे सेट में कि इसके बाद की स्टोरी क्या होती है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।